हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग 15,000 MCQ की सीरीज़ में एक तो हमारा थोड़ा महाजनपद का पोर्शन बचा है, वो देखेंगे। महाजनपद के पोर्शन के बाद से नेक्स्ट हमारा मौर्यन से स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यूनानी आक्रमण वाला टॉपिक है, मतलब कोशिश रहेगी आज हम लोग कि 1 घंटे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ उन चीज़ों को देख लेंगे। तो बिना टाइम खत्म किए सीधा हम लोग क्या ना कि जहाँ से महाजनपद खत्म किए थे वहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से, ये घटना चक्र की 2024 वाली जो सीरीज़ है उससे उस बुक से ली गई है। अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले तक हम लोगों ने देख चुके हैं। पेज नंबर आप लोगों में इसको जाना चाहिए तो 29 नंबर पेज पे अल्टरनेट पे पॉलिटी की क्लास चल रही है रमन सर की, तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे। मतलब जिस दिन मेरी नहीं रहती उस दिन रमन सर की क्लास रहती है पॉलिटी की, जिस दिन उनकी पॉलिटी नहीं रहती उस दिन मेरी रहती है हिस्ट्री की। ठीक है, GS 5 और 6 भी लगातार चल रहा है, तो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बहुत बेहतरीन सीरीज़ है। अब हम लोग आते हैं, देखो एक तरफ क्या कि किंग का नाम लिखा है, राजाओं के नाम लिखा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य का नाम लिखा है। इस पूरे में से किसी को कुछ भी ना पता रहे तो ये तो पता है कि मगध का जब उत्कर्ष होना स्टार्ट होता है, इसमें जो पहली डायनेस्टी आती है उस डायनेस्टी का नाम है हर्यंक डायनेस्टी। और हर्यंक डायनेस्टी का संस्थापक किसको माना जाता है, तो हमको पता है बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, बिंबिसार को माना जाता है। और इसी बिंबिसार का लड़का कौन रहता है, अजातशत्रु। ठीक है, इसी बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु रहता है। अब ध्यान देंगे, यानी अजातशत्रु कहाँ का शासक हो गया, अजातशत्रु डी का 1 यानी मगध का शासक हो गया। अब डी का 1 मैच करा लो, डी का 1 2 जगह है, बी नंबर ऑप्शन में है और सी नंबर ऑप्शन में है, तो 2 जगह है, 2 जगह तो 2 जगह मैच करा ले। 2 ऑप्शन तो ईजिली आपके कट गए, ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा और डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, केवल 2 आसानी से मिल गए। अब हम लोग आगे की बात देखेंगे। तो अजातशत्रु तो हम लोगों ने मिला लिया। चंड प्रद्योत का नाम आप अवंती से सुनते हैं। अभी जैसे कहाँ पे नाम सुनते हैं, अब एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। महाजनपदों के ऊपर ऑलरेडी GS 5 में मैंने एक क्लास ली हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आप लोग एक बार यूट्यूब से जरूर ही देख लेना, बढ़िया रहेगा आपके लिए, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमको पता है कि महाजनपदों का हमको जो ज्ञान है वो वहाँ से मिलता है कि भाई हमारे पास 16 महाजनपद है। इन 16 में से 8 कहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश में, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, काशी, वत्स, चेदी और सूरसेन। आपको क्या दिमाग में रखना चाहिए, इन सबका कैपिटल देखो, कैपिटल यहाँ पे लिखा भी होगा। आप यहाँ पे पांचाल देख रहे हो तो पांचाल की 2 राजधानियाँ थी, पांचाल की 2 राजधानी थी, अहिछत्र और कामपिल्य। आगे हम लोग आएंगे, पांचाल की बाउंड्री वगैरह ये पूरा समझाया था, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्लों की राजधानी हमको पता है कि पावा कुशीनगर थी, कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध की डेथ हुई थी। काशी की वाराणसी थी, वत्स का कौशाम्बी था, चेदी का सुक्तिमती था। चेदी अभी देखोगे जस्ट पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, अभी यहीं पे देख लेंगे आया हुआ है। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। तो एक एक चीज़ हम लोगों ने देखा हुआ है। अब हम लोग एक आपको दिखाते हैं कि यहीं से यही कैपिटल वाली क्वेश्चन, महाजनपद से बेसिकली क्वेश्चन बने हैं ना, तो कैपिटल पे ही बने और नहीं बने, या कुछ राजाओं के बेस क्वेश्चन बन गए हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था। तो हमको एक पता है कि एक महाजनपद था जिसका नाम है अवंती। अवंती कहाँ पे स्थित था, आप चाहो तो बता सकते हो किस राज्य में स्थित है अवंती। अवंती की भी 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी उसका नाम था उज्जैनी। ठीक है, यही उज्जैनी जो है आपका उज्जैन से मैच कर रहा है। ठीक है, इसी का वर्तमान नाम क्या हो गया, उज्जैन हो गया। तो यानी उज्जैनी किससे संबंधित होगी, तो अवंती या अवंतिका से इसका संबंध होगा। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। 2009 में क्वेश्चन बन गया था। अब हम देखेंगे एक अगला आपका क्वेश्चन है, वह उदयन वासवदत्ता की दंतकथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो महाकवि भास हुए हैं, भास ने एक बुक लिखी है जो कि एक लव स्टोरी है जिसका नाम है स्वप्न वासवदत्ता। स्वप्न वासवदत्ता। अब दिखाते हैं आप लोग, देखो इसमें जो आपको वासवदत्ता ये नाम दिख रहा है ना, ये टाइटल, ये एक्चुअली नायिका का नाम है। ठीक है, ये नायिका है। नायिका कहाँ से संबंधित है, तो ये अवंती राजकुमारी है, अवंती राजकुमारी है। अवंती के नगरी से चंड प्रद्योत, और ये उन्हीं की क्या है, बेटी है। ठीक, तो यहाँ पे मैच दी कॉलम में यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे सीधा से प्रद्योत को मैच कराना है, प्रद्योत को मैच कराना, अवंती से मैच करा लीजिए, इजिली है याद करना। अब देखो यानी इसका सीधी सी बात संबंध किससे हो गया, तो यार उज्जैन से हो गया, उज्जैन से इनका संबंध हो गया। ठीक है, दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो माहिष्मती थी। माहिष्मती के ऊपर ऑलरेडी मूवी भी बन के आई है, वो दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ करती थी। अगला है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, मगध का पता है आपको, कौशल और वज्र भी जस्ट बताए हैं। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी,
चंपा थी। नेक्स्ट देखेंगे सुक्तिमती, अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सुक्तिमती, चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी। तो ये बहुत फैक्चुअली क्वेश्चन है, इसमें दिमाग रखना है कि 16 महाजनपद की कैपिटल्स धीरे धीरे याद कर जाना है, खासतौर पे जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से हो उनको जरूर ही याद कर जाना है, ये दिमाग रखें। हालांकि 16 हो याद कर जाइए, पेपर में क्वेश्चन बन के हर साल आता रहता है, 1-2 साल के अंतर पे तो जरूर ही आता रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था, आओ दिखा देते हैं। तो इसको मेंस में मैंने कराया हुआ है, ये देखो यहाँ पे जब मैंने कौशल आपको पढ़ाया तो कौशल क्या था, कौशल की 2 राजधानियाँ थी। कौशल की राजधानी थी एक साकेत और दूसरी श्रावस्ती। श्रावस्ती का शेप कैसा था, अर्धचंद्राकार शेप था, और यहीं पे सहेत महत स्तूपा पे मिले। तो प्री और मेंस देखो एकदम इंटरलिंकेज है, ठीक है। यहाँ पे आप इजिली क्वेश्चन का आंसर मार दो, अर्धचंद्राकार। एक बार जो तैयारी कर ली है बस सीधा सीधा उससे लग जाना है क्वेश्चन, बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाली पेज ही हटा देता हूँ, अब सीधा हम लोग अपने काम पे फोकस करते हैं। तो अब इसको अब सहेत महत वाला भी पूरा टर्म्स तो समझा दिया हूँ, ठीक है, वहीं पे समझा दिया हूँ। अब देखो आपकी प्री का ही फैक्ट क्या ना कि वहाँ पे मेंस में काम आ जा रहा है। जब एक बार एक्सप्लेन करना था कि भाई महाजनपदों की विशेषताओं के ऊपर, यहीं से उठा के एक्सप्लेन कर दिए। आपके पास चाहो तो ये एक यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्तर प्रदेश के सहेत महत नामक स्थान से की है, ठीक है। स्टेटमेंट यही आप लिख सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। यानी इसको हम लोग कहते भी हैं पितृहंता वंश कहते हैं, यानी इसमें 3 पीढ़ियों ने बेसिकली गद्दी कैसे पाई है, अपने बाप को मार के पाए हैं, ठीक। और ये डायनेस्टी का नाम क्या है, हर्यंक डायनेस्टी है। अजातशत्रु बिंबिसार को मार के पाता है, अजातशत्रु का लड़का अजातशत्रु को मार के पाता है, ठीक है, ये अजातशत्रु है। गद्दी बाप को मार के पाता है और खुद मारा जाता है बेटे के लिए, ठीक है। तो इसका है अजातशत्रु, इसका आंसर है, ठीक है। इसकी पुत्र का नाम था उदयीन, उदयीन इसको टपका देगा, ठीक है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछते पितृहंता डायनेस्टी कौन सी है, तो वो हर्यंक डायनेस्टी हो गई, हर्यंक वंश, इसका संबंध हो गया आपके पितृहंता डायनेस्टी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ, ठीक है। मगध की जो सत्ता है, यानी मगध का जो एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है, तो किसके ड्यूरेशन में, मालवा के हिस्से में होता है, मालवा में। तो अकॉर्डिंग टू पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि शिशुनाग के समय क्या हुआ था, शिशुनाग के समय इसका जो विस्तार है वो मालवा बेल्ट पे हो गया था, मगध का विस्तार मालवा वाले बेल्ट पे हुआ था। अगला आपको आता है अब, ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपरो परशुराम का टाइटल किसने धारण किया, ठीक है। अब देखो ये टाइटल क्यों, परशुराम को नॉर्मली हम लोग कहा जाता है कि 7 बार या 8 बार क्षत्रिय विहीन किया था धरती को, ठीक है, यानी क्षत्रियों को की हत्या किए थे, ठीक है। तो इन्हीं से तुलना करते हुए महापद्म नंद ने क्या किया था, अपना टाइटल एक स्वीकार किया था जिसका नाम था, ठीक है, अपरो परशुराम, अपरो परशुराम। अब देखो यहाँ पे एक टाइटल इसी ने उसे मिलता जुलता सर्व छत्रांतक भी धारण किया था और अपरो परशुराम भी धारण किया था, ठीक। तो इसके आंसर है महापद्म नंद। महापद्म नंद हम लोग देखेंगे नंद डायनेस्टी से इनका संबंध है, और मगध की अंतिम जो डायनेस्टी मौर्य के पहले इसी नंद डायनेस्टी को समाप्त करके किसको समाप्त करके मौर्य डायनेस्टी की आप न्यू बढ़ती चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देशन में बता सकते हैं आप लोग। अगली बात आते हैं, कह रहा है वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाई। अब वाराणसी या काशी की एक बार हिस्ट्री देखो वाराणसी क्या है कि कौशल के अंदर था, मतलब कौशल महाजनपद के अंदर ये लगता था। अब देखो होता क्या है, मगध की पहली बार मगध क्या करेगा, मगध का कौशल के साथ क्या था कि वैवाहिक संबंध था। जैसे मगध में बिंबिसार का भी वैवाहिक संबंध था कौशल के साथ, और इसका बेटा था अजातशत्रु, अजातशत्रु का भी वैवाहिक संबंध था। अब देखो होता क्या है, बिंबिसार इसको दहेज के स्वरूप, कौशल से दहेज के स्वरूप क्या करते हैं, काशी यानी वाराणसी को प्राप्त करते हैं, ठीक है, काशी को प्राप्त करते हैं दहेज के स्वरूप। कैसे, तो महाकोशला देवी जो कि प्रसेनजित की क्या थी, प्रसेनजित की बहन थी, महाकोशला क्या थी, सिस्टर थी प्रसेनजित की, इनसे शादी करते हैं और दहेज के रूप में क्या करते हैं, इनसे पूरी काशी यानी आज के वाराणसी को दहेज के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। बाद में क्या होता है, अजातशत्रु आता है।
अजात शत्रु किसी को अपना संबंधी नहीं मानता है, मतलब सबको शत्रु मान ही चलता है। तो ये क्या करेगा, अपने ननिहाल में यानी काशी पे ही अटैक कर देगा, काशी को दोबारा विजिट करेगा। तो दोबारा विजिट करेगा भाई, तो समझौते के तौर पे क्या होता था, समझौते के तौर पे समझौता बढ़िया तरीके से हुआ है तो रिश्तेदारी निभाई जाती थी कि भाई कि चलो एक काम करते हैं, शादी विवाह कर लेते हैं। नॉर्मली लोग रिश्तेदारों में क्या करते हैं, अटैक नहीं करते हैं, युद्ध नहीं करेंगे। तो अजात शत्रु भी यहाँ पे प्रसेनजीत, ध्यान देना है, प्रसेनजीत की पुत्री थी, नाम था उनका वाजिरा, वाजिरा से शादी कर लिया। तो यानी दोनों की शादी क्या हुआ, दोनों का वैवाहिक संबंध, बिंबिसार का और अजातशत्रु का, दोनों का जो वैवाहिक संबंध था वो कौशल से था। दोनों ने, अच्छा इसने भी काशी पे ही अधिपत्य, इसके बदले क्या किया गया था, प्रसेनजीत ने काशी पे अधिपत्य स्वीकार कर लिया था अजातशत्रु का। हालांकि एक ऐसा माना जाता है कि बाद में शिशुनाग ने भी क्या किया कि काशी पे अपने पुत्र को उपराजा नियुक्त किया था। अब आयोग के हिसाब से देखोगे तो आयोग ने तो इसका आंसर शिशुनाग मांग लिया है आंसर, ठीक है। महापद्मनंद तो संबंधी नहीं काट दो, काला शोक का तो काट दो, ठीक है। इसमें अजातशत्रु वैसे तो होना चाहिए, लेकिन ठीक है, आयोग के हिसाब से शिशुनाग आंसर है, आयोग के हिसाब से शिशुनाग आंसर है। इसी के लिए बाद में इसको जांच से हटा दिया गया था, ठीक। आयोग ने इसको आंसर क्या माना था, शिशुनाग माना था। और 2007 के बाद ये वापस रिपीट भी नहीं किया क्वेश्चन, 2007 के बाद से वापस रिपीट भी नहीं किया है। आपके दिमाग में बस ये रहना चाहिए कि बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों का जो वैवाहिक संबंध था वो वाराणसी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे राजा नंद के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा फैक्ट है। राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख यानी किस इंस्क्रिप्शन में नंद के बारे में बताया गया है। तो आप देखोगे तो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो खारवेल के यानी उड़ीसा वाले बेल्ट में, देखो खारवेल कहाँ का शासक है, उड़ीसा वाले बेल्ट में एक डायनेस्टी चलती थी जिसका नाम है चेदी डायनेस्टी, चेदी वंश। इसी चेदी वंश का जो शासक था वो खारवेल हुआ करता था। अब इसी का अभिलेख क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख। काफ़ी पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है, तो खारवेल से। खारवेल के इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में राजा नंद के बारे में भी जानकारी दी गई है। और इसमें बोला गया कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, कुछ कैनाल्स यानी नहरों का, कुछ कैनाल्स यानी नहरों का निर्माण यहाँ पे कराया गया है, किसके द्वारा, महापद्म नंद के द्वारा। तो कहा जाता है कि नहरों के बारे में इंस्क्रिप्शन बेस्ड इन्फॉर्मेशन हमको जो सबसे इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक प्राचीन कैनाल्स का या नहरों का जो इंस्क्रिप्शन एविडेंस है वो कहाँ पे मिलता है, तो वो मिलता है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। एक बार देखो पेपर में इस बार क्वेश्चन आ भी गया है, अभिलेखीय साक्ष्य यानी इंस्क्रिप्शनल एविडेंस से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई, कहाँ पे, कलिंग में। कलिंग पे विजय प्राप्त किया था महापद्म नंद ने, और यहाँ से एक मूर्ति लेते आया था, कहाँ पे, मगध में। उस मूर्ति का नाम बता सकते हो कि कौन सी मूर्ति मगध में लेके आया गया था इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध के बारे में। कह रहा है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक, जीवक क्या था, प्रसिद्ध वैद्य था, किसके दरबार से संबंधित था, किसके दरबार में रहता था। अब देखो होता क्या है, अब यहाँ पे बिंबिसार बहुत ही स्मार्ट काम करता है मगध के प्रसार में। वैवाहिक संबंध तो हमने देख लिया, एक अभी एग्जाम्पल मिला है कि भाई वैवाहिक संबंध के थ्रू इसने क्या किया कि राजकाज का विस्तार किया। यहाँ पे एक तो पेपर में क्वेश्चन है कि जीवक क्या था, तो जीवक एक प्रसिद्ध वैद्य था 600 बीसी का, मगध में ये रहता था, मगध वाले बेल्ट में। यहाँ पे जानना कि अवंती नरेश थे। अवंती और मगध की जियोग्राफिकल में आइडेंटिटी लगभग सेम थी। क्यों लगभग सेम थी, मगध में भी आयरन ओर ज़्यादा पाए जाते थे, अवंती में भी आयरन ओर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता था। मगध में भी एलिफेंट यानी हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, ठीक है, और मगध में भी, तो यानी अवंती के पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपनी आर्मी बहुत बेहतर कर सके। लेकिन ठीक है, उतने योग्य शासक नहीं मिले और भी कंडीशंस के कारण अवंती उतनी चरमोत्कर्ष में नहीं पहुंच पाई। अवंती और मगध के बीच में डिस्टेंस भी थी। इस बीच में पता चलता है कि जो चंड प्रद्योत जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है 2 बार, उन्हीं को क्या होता है कि बीमारी हो जाती है, ठीक है, उनको बीमारी हो जाती है और भाई जीवक को क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा कि जाओ एक काम करो कि बीमारी का इलाज करो। अब क्या होगा, अवंती नरेश खुश हो जाएंगे कि भाई बिंबिसार जैसा सम्राट अपने प्रमुख राजवैद्य को हमारे पास भेज दिया, इतना उपकार कौन करेगा, खुश, समझौता कर लेंगे, आपकी आज से हम लोग मित्र, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हथियार का समझौता करेंगे, ठीक है, मतलब तमाम टाइप की ट्रीटीज कर लेगा। यानी मगध का अब पहुंच बढ़ गया कहाँ तक, अवंती तक, ठीक, ये स्ट्रेटजी था।
अगला क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पे 4 नदियों के नाम लिखा हुआ है, कह रहा है कि किस नदी पे स्थित है कालपी नगर? गंगा, नर्मदा, यमुना या कृष्णा? यह राजा वसुदेव के द्वारा यमुना नदी के तट पर बसाया गया एक नगर था। ठीक है, राजा वसुदेव के द्वारा बसाया गया यमुना नदी के तट पर एक नगर था। पहले एक्सप्लेनेशन देखोगे तो लिख रहा है कि पहले इसका नाम कालप्रियानाथ या कालप्रिय नगरी ऐसा होता था, समय के साथ छोटा होकर इसका एक रूप बन गया क्या? कालपी नगर। तो कालपी यमुना रिवर बैंक के किनारे स्थित है। ठीक है, वसुदेव नामक राजा के द्वारा इसको बसाया गया था। अब याद रखो, उत्तर प्रदेश की प्राचीन जब तक उसकी राजधानियाँ, अब ये नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, एक बार 20वें का आंसर आप लोग खुद दे देना, 20वें का। इसमें अब बताओ, कुरु का इंद्रप्रस्थ कोई ऐसा होगा जो कहे कि सर मैं कुरु का इंद्रप्रस्थ नहीं मिला पा रहा हूँ? ठीक है, महाभारत तो सबने देख ली है, महाभारत देखे तो जाते ये तो सबसे आसान था मिलाना। अब जैसे कुरु कहाँ पे है? कुरु यहाँ पे है और इंद्रप्रस्थ कहाँ पे है? 4 नंबर पे। A का 4 होगा, A का 4 देखो कहाँ पे है? लो भाई, 2 ऑप्शन काट देते हैं, केवल 2 में से आपको याद करना है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर जाना आप लोग। ठीक, ये पता है आप लोग को, ये भी पता है। अभी कुरु जस्ट हम लोग देखे हैं भाई, कुरु जस्ट देखे हैं, तो बी का क्या होगा? बी का 4 हो गया, बी का 4 एक ही जगह आंसर मिल गया, तैयार कर जाना। मत्स्य का क्या है? विराटनगर है। अश्मक का पोटन या पोतन बोलते हैं। शूरसेन की मथुरा। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? मतलब ये भी राजधानियाँ ही हैं। ठीक है, अश्मक अभी पोटन याद ही कियो। शूरसेन का यहाँ पे क्या लिख रहा है? कौशाम्बी लिख रहा है। अब वो था शूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है। कैपिटल्स बेस देखो आ गया है, तो ये भी आप इजी आप लोग कर जाओगे। अब यहाँ से आना स्टार्ट होता है यूनानी आक्रमण। ठीक है, यानी सिकंदर स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। अब देखो, कथन कारण का कभी भी क्वेश्चन है ना, देखो कितना कथन कारण का क्वेश्चन आसान होता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। कथन कारण के क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट, ठीक है, यानी जो कथन है और जो कारण है, अगर इनमें से कोई एक स्टेटमेंट, एक तो दोनों स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होगा, कोई एक स्टेटमेंट अगर गलत हो गया आपको आंसर तुरंत मिल जाता है। अब जबरदस्ती का गलत मत करना आंसर मिलने के लिए, फैक्ट्स पहचानना होगा। अब देखो यहाँ पे कारण पे जाओ, कह रहा है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। कौन? सिकंदर। हमको पता है सिकंदर का कभी लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो सिकंदर कभी चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो ही नहीं सकता है। ठीक, यानी ये स्टेटमेंट तो क्लियर है, गलत है, सोचना ही नहीं था कुछ। मतलब अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पता रहे कि 325 ईस्वी में भारत छोड़ा था नहीं छोड़ा था, सोचने में पड़ जाए। इस स्टेटमेंट के बारे में सोचना ही नहीं था, क्योंकि आप जैसे ही कारण बने आपको पता है कारण भाई क्या है, कारण गलत है, आंसर नंबर सी सही हो गया। क्लियर। 326 ईस्वी पूर्व में वो जब हकमनी राज्यों को हराता तो जो अपना दौर स्टार्ट करता है विश्व विजय का। ठीक है, वो सिंध के इर्द गिर्द पहुंचता है और उसको लगता है कि भाई हम भारत पर अटैक नहीं कर सकते हैं। सैनिक उसकी हार जाते हैं, मतलब हिम्मत हार जाती है उनकी कि भाई क्यों ही भारत की तरफ चले, अब लौटते हैं वो अपने देश। तो रास्ते में लौटते जाता है और सिकंदर की हत्या भी हो जाती है रास्ते में। खैर हम लोग उस कहानी पे नहीं जाएंगे। मेरे कहने में देखो, कथन कारण के क्वेश्चन में एक दिमाग में रखना है, कथन और कारण में से कोई एक गलत है तो आंसर मिल गया। कभी भी डाउट में आ जाओ, यूपी पीसीएस में आपको बताऊँ कि भाई कथन कारण की व्याख्या करता है कि नहीं, यानी एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो नॉर्मली एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आ जाओ इसका। कह रहा है युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था? ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, भाई सिकंदर क्या है कि अटैक किया था। सिकंदर जब अटैक किया था अस्वक के ऊपर, अस्वक के ऊपर, तो अस्वक का एक राजधानी थी जिसका नाम था मत्सक। मत्सक। तो होता क्या है कि भाई अटैक करता है तो सिकंदर जाहिर सी बात है कि जीत भी जाता है, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। तो यहाँ पे सिकंदर की सेना से मत्सक की या अस्वक की जो स्त्रियां रहती हैं, जो वुमेन्स रहती हैं, उन्होंने शस्त्र धारण कर लिया था लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मत्सक। मत्सक किसकी राजधानी है? अस्वक, जो कि एक सीमांत राज्य था, उसकी राजधानी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे आइए सिकंदर के बारे में। कह रहा है कि सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। सिकंदर भाई आता है और लगभग संपूर्ण विश्व जीत लेता है, जो दिख रहा विश्व होता था उसका लगभग ये एरिया जीत लेता है। क्यों? कह रहा है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक, तो बिल्कुल सही बात है भाई,
भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। भारत में पहली केंद्रीय सत्ता कब बनती है? मौर्य जब आते हैं, ठीक है। तो यानी ये तो गलत हो गई। उसकी फौज बेहतर थी, तो फौज उसकी बेहतर होगी या नहीं? इतनी लड़ाई जीत के आ रहा है, बिना फौज अच्छी हुई। तीसरी बात, उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, तो बहुत सारे लोगों ने उसको ऑफर किया। बहुत सारे लोगों ने, जैसे वो लड़ाई करने पहुंचता है, बहुत सारे लोग, केवल आम भी एक ऐसे थे, ठीक है, ध्यान रखना है, जिन्होंने तगड़ा विरोध किया था। हालांकि आम्भी ने भी बाद में इसकी सहायता की थी आगे बढ़ने में। अब देखना, तो भाई ये भी सहयोग मिला था। आप कहीं मतलब चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। आप सोचो, सिकंदर को उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप जानते हो या उसकी विक्ट्री के लिए जानते हो? नेपोलियन जब सिकंदर से अपनी तुलना करता है तो क्या कहता है? कहता है कि मैं तलवार के दम पे जिया हूँ और तलवार के दम पे ही मरूंगा, मतलब तलवार ही मेरी पहचान है। तो सिकंदर को हम लोग तलवार की वजह से जानते हैं, ना कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। किया ही नहीं, जीतता चला गया है, रास्ते में जब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लौटा तो मार दिया गया। यानी अच्छा प्रशासक तो किसी कीमत पे नहीं होगा। ये तो काट दीजिए, जैसे ही आप पढ़ेंगे। 4 काटेंगे, 2 ऑप्शन कट गया, उपयुक्त सभी भी कट गया, 4 भी कट गया। 1 और 2 के बारे में फिर आपको पढ़ना नहीं था, दोनों सही था, ठीक है। फौज बेहतर थी नहीं, केंद्रीय सत्ता थी नहीं, ठीक है। अच्छा, ये केंद्रीय सत्ता नहीं थी, गलत कर दिया हूँ क्या? केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही बात है, ठीक है। आंसर क्या मिल गया? आंसर हो गया 1 2 3, 1 and 2 and 3, और ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर, ठीक है, पराजित किया। आम्भी, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, पुरु और महापद्म नंद। भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं किया पराजित, ये तो हम लोग पहले ही देख लिए, ऊपर ही मिल गया। महापद्म नंद को समझाने गए थे कौन? कौटिल्य, समझा नहीं, काट दीजिए। आम्भी हमको पता है, आम्भी ने, ठीक है, आम्भी उतना पुरजोर को वो नहीं कर पाता, मतलब सहायता देने वाले शासकों में शामिल है। तो पराजित करने का तो कोई सवाल, तो सिकंदर को, ठीक है, ध्यान देना है, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? इसका आंसर बनेगा आपका झेलम नदी के तट पर जो पराजित किया था सिकंदर ने, तो ये होगा पोरस, ठीक है, पोरस को पराजित किया था। बाद में पोरस की वीरता देखकर, ध्यान देना है, पोरस की वीरता देखकर सिकंदर इतना प्रसन्न हो जाता है कि कुछ शर्तों पर उसका राज्य उसे वापस लगा देता है। ये कहता है, फिर जब पोरस से पूछता सिकंदर कि बताइए आपके साथ क्या सलूक किया जाता है, वही कहता है कि भाई जो एक राजा के साथ कर सकता है, एक वीर के साथ कर सकता है, वो सलूक करिए मेरे साथ। तो इसकी वीरता को ध्यान रखते हुए पोरस को क्या सम्मानित करते हैं, जो गले मिलते हैं, और शासन इसका वापस कर देता है, गद्दी इसकी वापस कर दी जाती है। तो भाई इसका आंसर क्या था? पोरस। अगला ये, सिकंदर कभी देखोगे कोई आक्रमणकारी चलते थे तो अपने साथ कई विद्वान लेके चलते थे जो उनकी हिस्ट्री, उनके विजयों की हिस्ट्री लिख सके। अब यही गोरे के समय देखोगे आप, यही गजनवी के समय देखोगे आप। तो सिकंदर कह रहा है जब भारत आया था उसके साथ कई सारे लोग आए थे, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं था? इसमें एक शख्स ऐसा है जो बिंदुसार के समय भारत आया था। बिंदुसार डिमांड करता है सीरिया से और ईरान से कि भैया हमको शराब चाहिए, अंजीर चाहिए और विद्वान चाहिए। तो उसी में सीरिया के शासक थे, उनका नाम था एंटियोकस। वो क्या करते हैं? डायमेकस को भेज देते हैं। एंटियोकस कहाँ के शासक थे? ये सीरिया के शासक थे। ये डायमेकस को भेजते हैं कहाँ? किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। अच्छा, बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है, वो हरियंक डायनेस्टी का था, ये मौर्य डायनेस्टी का। इसी के लड़के का नाम क्या होगा? इसके लड़के का नाम आप चाहो बता सकते, बहुत महान लड़का बनेगा बिंदुसार का लड़का। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से मौर्य स्टार्ट हो गया। कह रहा कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो मैंने अभी ऊपर ही बताया, केंद्रीय सत्ता जब आपको समझा रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आगे क्या कर रहा है? सेंड्रोकोट्स, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की गई है। और सिकंदर की भेंट का उल्लेख कहाँ मिलता है? मतलब किस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात हुई थी, कौन कहता है? किसकी बुक से, किसकी थियरी से पता चलता है? तो विलियम जोन्स, ध्यान देना है, ये कर रहा है। अब यहाँ देखो, विलियम जोन्स एक ऐसे विद्वान थे, विलियम जोन्स एक ऐसे विद्वान थे जो बताते हैं सेंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त मौर्य एक ही है, दोनों एक ही बात है, ठीक है।
और जस्टिन कहते हैं, जस्टिन इनके मिलने का उल्लेख करते हैं कि भाई इन दोनों लोग की मिलन हुआ था, ये लोग एक दूसरे से मिले थे, मुलाकात हुई थी। ये जस्टिन का स्टेटमेंट है। अगला, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या राजा जनक, किसके? तो भैया कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य कहते हैं, कौटिल्य के बारे में किसको नहीं पता भैया कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य CH मौर्य की खोज इन्होंने की थी, किसको नहीं पता है। और ये 3 डायनेस्टी तक, 3 लोगों तक ये क्या करते, प्राइम मिनिस्टर थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, आ जाओ, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी गई थी। नाम में अर्थ है लेकिन यह एक पॉलिटिकल बुक है। ठीक है, मॉर्गन्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें, जैसे 1/6 रेवेन्यू लेनी चाहिए, ये सारी बातें इसमें बोली गई है। ठीक, ये सारी बातें इसमें बोली गई है। आगे आते हैं, कह रहा चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये विष्णुगुप्त जो नाम था वो चाणक्य के बचपन का नाम था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कैसा क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, नाटक तो हो ही नहीं सकती, आत्मकथा उनकी है नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य, देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास नहीं है। ठीक है, शासन के सिद्धांतों, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। तो शासन के सिद्धांतों, इसमें जैसे ध्यान देना है, जो सप्तांग सिद्धांत होता है, ध्यान देना है, जो सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत की चर्चा इसमें की गई है कि मतलब क्या रहना चाहिए एक स्थिर राज्य के पास। देखेंगे सप्तांग सिद्धांत में, यहाँ पे देखना, उन सप्तांग सिद्धांत के बारे में लिखा गया है। ये देखिए, राजा अमात्य मतलब जो उसका प्रधानमंत्री या मंत्री होते हैं, जनपद होना चाहिए राजा के पास, और जनपद है तो जनपद को घेर दो, उसका दुर्गीकरण करो, सुरक्षा के लिए दुर्ग करो। और केवल दुर्ग से सुरक्षा नहीं होगी, आपके पास कोष होना चाहिए। कोष होगा तो अच्छे अच्छे सैनिक धरोगे, रेवेन्यू टाइम टू टाइम उनको पेमेंट करोगे तो अच्छे सैनिक रख सकते हैं आप लोग। इन्वेस्टमेंट करोगे तो एग्रीकल्चर बढ़िया हो जाएगा, यानी दुर्ग के वास्ते कोष होना चाहिए। और दंड होना चाहिए। दंड क्या भाई, अगर आपको कोई रेवेन्यू नहीं दे रहा है, शासन के नियमों को तोड़ रहा है, तो उसको दंड दो। और आपके पास मित्र होना चाहिए जो संकट के समय आपकी रक्षा करे। तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये 7 सिद्धांत हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि अंतिम सप्तांग का अंतिम भाग कौन है? तो अंतिम भाग मित्र है। प्रथम भाग कौन है? तो खुद राजा है। यही देखो यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया है कि 7वां अंग कौन सा है सप्तांग का? 7वां अंग मित्र है। अगला क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से। अब देखो, मैकियावेली के प्रिंस से अगर हम लोग तुलना देखेंगे तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस, द प्रिंस से की जाती है। द प्रिंस किसकी बुक है? तो मैकियावेली के, इससे की जाती है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? डिमेकस या डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? ध्यान देना है। पढ़ेंगे ऊपर, ठीक है, तो बिंदुसार, सॉरी बिंदुसार ऊपर पढ़ेंगे भाई, सीरिया के जो शासक थे उन्होंने भेजा था, ये तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। कह रहा है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त है? तो देखो पाटलिपुत्र जो है ना, पाटलिपुत्र आज के पटना के इर्द गिर्द है। यहाँ से क्या हुआ है? राजप्रसाद पाया गया है, ध्यान रहा है। यहाँ से एक भवन, बहुत विशाल भवन पाया गया है। देखने से उसका स्ट्रक्चर लगता है भाई ये लकड़ी का रह गया, और ये राजप्रसाद माना जाता है। ये राजप्रसाद माना जाता है, ठीक है, राजप्रसाद यानी महल माना जाता है कि भाई मौर्य ड्यूरेशन में चंद्रगुप्त मौर्य का ये महल रहा होगा, उसके अवशेष पाए गए हैं। इतना विशाल का है वो। तो इसका आंसर हो गया पाटलिपुत्र। अगला आएंगे, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? इन 3 एरिया को पहली बार किसने जीता? तो मालवा को किसने पहली बार जीता? गुजरात को और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन है हर्ष, ऑप्शन है स्कंदगुप्त, ठीक है, ऑप्शन है विक्रमादित्य, ऑप्शन है चंद्रगुप्त। मालवा के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया कि आप ऊपर देखेंगे शिशुनाग के समय उसका एक्सपेंशन होता है। हालांकि यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्शन में दिया है आपका हर्ष, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा के साइड में जो मौर्य डायनेस्टी है उसका प्रचार करते हैं, और मालवा, पूरा गुजरात वाला बेल्ट, पूरा महाराष्ट्र वाला बेल्ट, इन सभी एरियाज को जीत लेते हैं।
आते हैं। और यानी आप देखोगे जैन के टेक्स्ट में, देखोगे जैनिज्म के टेक्स्ट में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के जैनिज्म का फॉलोअर था। कैसे पता चलता है? क्योंकि संलेखना विधि से इसने अपने प्राण का त्याग किया है। ठीक है, संलेखना विधि से। रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख भी बताता है कि पश्चिम भारत पर जो कि मौर्यंस का कंट्रोल था। ठीक है, मौर्यंस का कंट्रोल था, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, इन बेल्ट पर। जैन ग्रंथ, जैन टेक्स्ट भी बताते हैं कि पश्चिम भारत पर इनका प्रसार हुआ करता था। तो इसका मतलब है कि भाई कि था कौन? तो इसका आंसर तो मौर्यंस ही है, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। अब आते हैं हम लोग, कह रहे अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कौन सा अभिलेख? कौन सा अभिलेख? कलिंग अभिलेख। तो कलिंग तो बाद में कलिंग की घटना होती है। अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये बात इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बताता है कि पश्चिम भारत पर मौर्यंस का यानी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। अब देखो कैसे, आप बोलोगे कि भैया हमको समझा दो थोड़ा सा कैसे प्रभाव था। आप सुदर्शन लेक का नाम सुने हो? सुदर्शन झील का नाम सुने हैं आप लोग? इस सुदर्शन झील का निर्माण कहां किया गया था? सौराष्ट्र वाली बेल्ट में। सौराष्ट्र वाली बेल्ट में यानी पश्चिमी इंडिया हो गया। अब आते हैं सौराष्ट्र वाली बेल्ट का जो राज्यपाल था वो, उसका नाम मिलता है हाँ पुष्यगुप्त। ये देखो यहाँ पे लिखा तो है भाई, पुष्यगुप्त। तो पुष्यगुप्त नामक राज्यपाल ने क्या किया था? इसकी निर्माण कराई थी इरिगेशन वगैरह के लिए। अब बाद में इसी सुदर्शन झील के ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन बन जाता है कि इसके पुनः निर्माण के लिए यानी कौन कौन से राजाओं का संबंध है, किसने बिना बिगाड़ी इसका निर्माण मतलब मरम्मत करवाया। ये सब पीटी में क्वेश्चन बन के आता है। सुदर्शन झील के ऊपर सेपरेटली अलग से क्वेश्चन बन के आता है। अच्छा, ये सब हो गया हम लोग का। आगे कह रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? चंद्रगुप्त वो सिकंदर जीत के गया था, तो सेल्यूकस इधर के हिस्से पे अपना कंट्रोल मानता था। तो ये कहता है भाई कि हमारे ही आका जीत के गया तो हमारा है। तो टकराहट हो गया। टकराहट कब होता है? 305 ईस्वी पूर्व में होती है। टकराहट कब होती है? 305 ईस्वी, मतलब 20 साल बाद टकराहट हो गया। 305 में जब ईस्वी टकराहट होता है तो सेल्यूकस को क्या करेगा? हरा देगा। और हराएगा तो मैंने क्या बताया? संबंध बढ़िया हो, इससे बढ़िया है कि विवाह कर दो। तो ये करेंगे क्या? वैवाहिक संबंध स्थापित होगा। और एक जिससे शादी करते उनका नाम बता सकते हो। ठीक है, अब देखो ठीक है, सेल्यूकस से यहाँ पे देखो लिखा भी है। ठीक है, अब एक बात और क्या होती है, यहाँ पे एक और शख्स भेजा जाता है जो कि इंडिका का क्या है? रचनाकार है। नाम उसका क्या है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को भेजा जाएगा इसी समय। अब आइए, करेक्ट, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? 13वां शिलालेख याद करो। कलिंग वार के बारे में यहां पे चर्चा किया गया है। उसके बाद से धम्म को अपनाता है कौन? अशोक। और अशोक जब धम्म को अपनाएगा तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा को अपना लेगा। आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। आते हैं, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण जो तो वही करवाएगा जो सहिष्णु होगा, जो उदार होगा, जिसमें करुणा होगा। आंसर अशोक। अशोक ने करवाया। बाद में अशोक लोक हितवादी काम में बहुत ही अग्रणी हो जाता है। आगे देखेंगे कि अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख में दीपवंश में, महावंश में, दिव्यावधान में, किस में मिलता है? तो जानना, दो सिंगली अनुश्रुतियां हैं जिनका नाम है दीपवंश और महावंश। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश में इस बात की जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म की तृतीय संगति जो होती है, ये 4 संगतियां होती हैं। इसका ट्रिक क्या है? राजाओं का ट्रिक है अका अक, और लोकेशन का ट्रिक क्या है? राव पाक। अध्यक्ष आप लोग बताना। ठीक है, अ से क्या हो गया? अजातशत्रु। का से कालाशोक। अ से अशोक। ठीक है, और क से अगला क्या हो गया? अगले क से क्या हो गया? ये होमवर्क कनिष्क हुआ या क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। रा से राजगीर, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, राव पाक, क से कुंडलवन जम्मू कश्मीर। तो ये 4 क्या हुआ? आपकी बौद्ध संगीतियां हो गई।
उनसे संबंधित राजा हो गए हैं। अब आपको क्या याद कर लेना है, अध्यक्ष याद कर लेना है। तो कह रहा है कि सिंघली अनुश्रुतियों दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति यहाँ आयोजित की गई थी। और तीसरी संगीति की अध्यक्षता कौन की थे, तो मोगलीपुत्र तीस ने की थी, जो कि एक बौद्ध भिक्षुक थे। अगला क्या है, रज्जुक कौन थे। अब यहाँ पे मौर्यंस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूछ रहा है, ठीक है। तो रज्जुक कौन थे, क्वेश्चन बन क्या है कि चोल से संबंधित थे, गुप्ता से संबंधित थे, शक से संबंधित थे, या फिर मौर्यन से संबंधित थे। तो ये मौर्यन से संबंधित हुआ करते थे। रज्जुक की तुलना आज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कर सकते हो, जिसके पास रेवेन्यू ताकत भी है, यानी उसको कलेक्टर बोलते हैं ना, डीएम को। तो इसके पास भी कलेक्टर की पावर थी, यानी राजस्व की ताकत थी। और डिसीजन आप देखोगे मजिस्ट्रेट की पावर भी रखते हैं, न्याय की पावर भी रखते हैं। तो ये भी न्याय की ताकत रखता था। तो मौर्य शासन में जो अधिकारी थे ये हो गया रज्जुक। अगला क्या है, सार्थवाह किसे कहते हैं। चार ऑप्शन है, दलालों को, ठीक है, बहुत निगेटिव हो, सार्थवाह देखने से निगेटिव वर्ड नहीं लग रहा है, ठीक है। सार्थवाह क्या लग रहा है, जैसे कोई साथी है, मतलब चल रहा है कुछ ऐसा, मतलब समझे ना, महाजनों से इनका संबंध है। व्यापारियों के काफिलों को हम लोग क्या कहते थे, कारवां या सार्थवाह जो टर्म्स है वो कहते थे हम लोग व्यापारियों के काफिले को, ठीक है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया, अशोक ने। एक बार पीटी में क्वेश्चन भी इसके ऊपर बन के स्पेशली आया है कि जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, भारत सरकार जो प्रतीक चिन्ह है वो कहाँ, जो जिसपे होता शीर्ष पे चार सिंगों की आकृति बनी हुई है, जो चार डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो पेपर में एक भी क्वेश्चन है कि, और यूपीएससी ने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, यूपीएससी ने पूछा है भाई सारनाथ स्तंभ, वो सारनाथ से उसका संबंध है, ठीक है। और जब पेपर में क्वेश्चन दिया था तो उसको राजगीर से मैच कराया था, ये यूपीएससी ने दिया हुआ था क्वेश्चन। तो सारनाथ का में क्या है कि जो अशोक स्तंभ, जिसको हम लोग सिंह शीर्ष स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, उसकी प्राप्ति हुई है सारनाथ में, अशोक के द्वारा बनाया गया था। आगे आते हैं, यहाँ पे स्थान लिखा है, यहाँ पे भग्नावशेष लिखा है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया ही है कि भैया यहाँ पे आप बताओ, सहेत महत स्तूप के बारे में बताया है, तो बताएगा सहेत महत स्तूप कहाँ पे है, ठीक। तो सहेत महत स्तूप आप हो गया श्रावस्ती में। घोषिताराम मठ, ये एक इंपॉर्टेंट है, अभी आगे इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी भी। या फिर पीछे हम लोग घोषिताराम विहार के बारे में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब देखो इसमें कुछ भी ना पता रहे, यार कुशीनगर का राणाभर स्तूप तो पता ही होगा, ठीक है। कुशीनगर के अगर हम राणाभर स्तूप से मैच कराएं, अब हम लोग को इजीली आंसर मैच कर जाएगा। कुछ भी पता रहे, जैसे यहाँ पे कुशीनगर का अगर हम लोग को राणाभर स्तूप पता रहे तो भी आंसर मिल जाएगा। बी का तीन मैच कराओ, बी का 3 दो जगह पे है, बी का 3 आपका 2 जगह पे होगा। कौशाम्बी का आपका हो गया घोषिताराम भट्ट, ठीक है, कौशाम्बी हो गया आपका घोषिताराम, यानी ए का 2 हो गया आपका, ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। एक बार फैक्ट्स है, इसको देख लेना है, ये ऐसे स्क्रीन पर लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब यहाँ पे कह रहा है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक, जैसे जब ये कलिंग वाली घटना हो जाती है, इसके बाद से तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं, कह रहा है कि किस मार्ग का अनुगमन किए, मतलब किस रूट को फॉलो किए अपने भ्रमण के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना आप लोग, यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे जिस मार्ग का उन्होंने, ये सीधा फैक्ट्स अपने दिमाग में रखना है, याद कर जाएंगे, ठीक है। अब ये दोबारा देखो 1999 में क्वेश्चन बन के आया था, फिर बन के भी नहीं आया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा याद कर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 6 लोकेशन का नाम दिखा है, गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती। इन 6 जगहों पे हो गए, और जाहिर सी बात है इन 6 जगहों का संबंध कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध से था। अब देखो जब वो जाते हैं, कह रहा है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थान पर गए, किस मार्ग का अनुसरण किए। तो पहले वो 4 नंबर, यानी पहले वो लुम्बिनी पहुँचते हैं, ठीक है। लुम्बिनी से कहाँ जाते हैं, 2 नंबर यानी कपिलवस्तु जाते हैं, लुम्बिनी से कपिलवस्तु जाते हैं, उसके बाद से गया जाते हैं, LKG, ठीक है, पहला याद करने का तरीका क्या है, LKG, ठीक है। अच्छा आवाज हो, आगे देखो, अगला है कि 5 नंबर यानी सारनाथ जाते हैं, फिर सारनाथ जाते हैं, फिर उसके यहाँ से कुशीनगर जाते हैं, ठीक है, सारनाथ जाते हैं, फिर कुशीनगर जाते हैं, फिर श्रावस्ती, ठीक है। अब ये दिमाग रखना है, श्रावस्ती यानी लास्ट हो गया आपका, और लुम्बिनी से स्टार्ट करते हैं, लुम्बिनी से स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये एक बार रट जाना है, जाना ये एक बार रट जाना आप लोग, जो फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना आप लोग।
आगे जाते हैं, कह रहे कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में प्राप्त किए गए। हमको पता है अशोक क्या करता है, इंस्क्रिप्शंस खूब लिखवाएं, डिफरेंट टाइप के इनके इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख है, ठीक। और इनमें क्या है कि इन्हीं के थ्रू इनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी भी हमको मिलती है। तो मेनली किस में है, प्राकृत, जानना है प्राकृत में है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस किस स्थान पर, देखो कह रहा है कि जिन जिन जगहों पे इसके शिलालेख पाए गए हैं, तो शाहबाजगढ़ी से पाए गए हैं, मानसेरा से पाए गए हैं, कालसी, गिरनार, सोपारा, एरागुड़ी, जौगढ़, धौली, इन जगहों से पाए गए हैं। अब इन अभिलेखों में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। कह रहा है कि देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये दोबारा कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो पहला स्टेटमेंट अपने दिमाग में रखो। कह रहा है केवल 2 अभिलेख, इन 2 अभिलेखों का नाम यहाँ पे लिख रहा है, जिसको मैं स्क्रीन से कर रहा हूँ, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा का जो ये अभिलेख है, ये ब्राह्मी में नहीं है। नॉर्मली लिपि कैसी है, नॉर्मली लिपि इनकी ब्राह्मी है, ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मली इनकी लिपि कैसी है, ब्राह्मी है। लेकिन शाहबाजगढ़ी और मानसेरा की जो लिपि है वो ब्राह्मी ना होगी, कैसी है, वो खरोष्टी है, ये खरोष्टी लिपि में है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि तक्षशिला से आर्यमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से, ठीक है, यानी ध्यान रखना आर्यमाइक लिपि से की जो अभिलेख है वो कहाँ से मिला है, तो वो तक्षशिला से आर्यमाइक लिपि में एक अभिलेख मिला हुआ है। ये आपके फैक्ट्स दिमाग में रखने चाहिए। तो होगा क्या कि नॉर्मली प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि नॉर्मली यूज की गई है। लिपि 2 जगहों पे शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में बदलती है, खरोष्टी हो जाती है। तक्षशिला वाले में आर्यमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। कह रहा कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। तो जाहिर बात है, अभी हम लोग जस्ट बोले हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं, पत्थर की पट्टियां हैं, उन पर किया गया है। शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसप थे जिन्होंने पढ़ पाए जो ब्राह्मी लिपि की ये शिलालेख थे इनका। आगे रहा कि वह स्थान जहां प्राक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, यानी प्राक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो ये श्रीलंका का स्थान है, अनुराधापुर, ठीक है। प्राक ब्राह्मी लिपि का जो पता चलता है वो श्रीलंका का एक लोकेशन है, अनुराधापुर। वहाँ से साक्ष्य जो होते हैं मिलते हैं हमको प्राक ब्राह्मी लिपि का, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि अशोक के रुम्मीनदेही स्तंभ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो जो रुम्मीनदेही, एक बार क्या हुआ था कि अशोक घूमने गया था, ठीक है, और ये सबसे अशोक का रुम्मीनदेही ज़्यादा मैं समझ रहा हूँ, ये सबसे छोटा अभिलेख है, सबसे छोटा अभिलेख में। तो कह रहा है कि अशोक यहाँ पे अब जाते हैं तो रुम्मीनदेही जाते हैं, तो यहाँ पे बताते हैं वो कि अशोक के जो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। यहाँ जाएंगे और वो क्या करते हैं कि कुछ छूट देंगे। जैसे देखो मौर्यों के द्वारा एक कर ली जाती थी, ठीक है, उसको माफ़ कर देते हैं, ठीक है, वो है बलिकर। तो ग्राम का जो बलिकर था वो माफ़ कर दिया जाता है लुम्बिनी से, ठीक है। और जो लैंड रेवेन्यू थी, जिसको मैंने पहले आपको बताया कि 1/6 ली जाती थी, और साथ साथ बताएगा ये लुम्बिनी में क्या किया जाएगा, 1/8 कर दिया जाएगा, यानी जो लैंड रेवेन्यू उसको बहुत कम कर दिया जाता है, ठीक है, ये भगवान बुद्ध के सम्मान में। आगे क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित अभिलेखों में से अशोक का नामोल्लेख कहाँ है। अशोक का नाम नॉर्मली प्रियदर्शी नाम मिलता है, लेकिन अशोक नामोल्लेख कुछ जगहों पे मिलता है। जैसे अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो केवल एक है, गुर्जरा, लेकिन केवल गुर्जरा में नहीं अशोक का नाम अशोक मिलता है, 4 अभिलेखों में मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और ओडेकोलम। ये 4 टाइप की इंस्क्रिप्शंस हैं, ये 4, ठीक है, 4 इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ से हमको अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख है, ये कहाँ से प्राप्त किया गया। गुर्जरा का लोकेशन पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में पाया गया है, मध्य प्रदेश में पाया गया है, राजस्थान में पाया गया है, या बिहार में पाया गया है। तो गुर्जरा नामक जो अभिलेख है, मतलब लघु शिलालेख है, इसकी प्राप्ति की गई है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से इसकी प्राप्ति की गई है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में दतिया जिले से, ये एमपी स्पेशल क्वेश्चन बन जाएगा, इतना दिमाग में नहीं जाएंगे। कालसी क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है, कालसी क्यों प्रसिद्ध है, तो उत्तराखंड का देखेंगे, एक लोकेशन है, कालसी क्या है, उत्तराखंड का एक लोकेशन है। कह रहा क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ भी अशोक के शिलालेखों की प्राप्ति की गई है, यहाँ से भी अशोक के शिलालेखों की प्राप्ति की गई है। कलिंग के युद्ध का विवरण आपको कहाँ मिलता है, तो मैंने इनिशियली आपको बताया 13वें शिलालेख में हमको इस बात की जानकारी मिलती है। और ये घटना कब की है, अशोक की गद्दी पे बैठने के 8 वर्ष पश्चात की घटना है, ठीक है, 261, ये 8 ईयर अशोक की गद्दी पे बैठने की 8 वर्ष पश्चात की घटना है,
ईस्वी में 261 BC की ये घटना है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है, धार्मिक समन्वय के बारे में कौन सा शिलालेख कहता है। ठीक है, 12वां, 11वां, द्वितीय या 13वां। अब देखो 13वां तो हमको पता है कि भाई किससे संबंधित है, हालांकि धम्म वर्ड का यूज तो कई शिलालेखों में किया गया है, ठीक, लेकिन धार्मिक समन्वय की अगर आप बात करोगे, ठीक है, जिसमें वो कहता है कि सभी धर्मों का हमको आदर करना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट उसने 12वें शिलालेख में किया है। इस स्टेटमेंट का वर्णन इसने 12वें शिलालेख में किया हुआ है। आगे देखेंगे, अशोक निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपे धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। ठीक है, किस अभिलेख में पूर्ण रूप में धार्मिक सहिष्णुता दिखाई देगी, तो शिलालेख संख्या 12 में, तो अभी हम लोग देखे ही हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक अभिलेख नहीं है। देखो दक्षिणी राज्यों के बारे में 2 अभिलेखों में चर्चा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है किसका अभिलेख उसने नहीं किया है, किसका अभिलेख, तो देखो चोल पुत्र, सत्य पुत्र, केरल पुत्र, ठीक है, पांड्य, इन सब के बारे में चर्चा किया है। अभी देखते हैं यहाँ पे 2 अभिलेखों में इस बात की चर्चा है। अब देखो कह रहा है अशोक के दूसरे शिलालेख में, अशोक के दूसरे शिलालेख में किसका किसका उल्लेख है। अब यहाँ पे देखो चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ठीक है, सहित ताम्रपर्णी, यानी इस 5 की सूचना हमको दूसरे से मिलती है। तो 5 निकटवर्ती राज्यों की सूचना हमको दक्षिणवर्ती राज्यों की सूचना कहाँ से मिलती है, अशोक के दूसरा शिलालेख से, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपुत्र। 13वें शिलालेख से भी ध्यान देना है, जो 13वां शिलालेख है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वहां से भी आपको चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है कि निम्नलिखित में से द्वितीय शिलालेख में और 13वें वृहद शिलालेख में राज्यों के उल्लेख के संबंध में डिफरेंस क्या है। तो चोल की यहाँ भी चर्चा है, पांड्य की यहाँ भी चर्चा है, ताम्रपर्णी की यहाँ भी चर्चा है। बस अंतर क्या है, द्वितीय वाले में सतीय पुत्र और केरल पुत्र की भी चर्चा है, जिसकी 13वें में चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, 13वें में चर्चा नहीं किया गया है। अच्छा, टॉलेमी फिलाडेल्फस, जिसको तुर्मे कहते हैं, के साथ अशोक के राजनय संबंध थे। यह कहाँ का था, यानी टॉलेमी डेल्फस जो कि अशोक का समकालीन था, किस राज्य से संबंधित था, तो ये मिस्र का शासक था, ये मिस्र का शासक था। ठीक है, अशोक के समकालीन विदेशी शासकों के यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। सीरिया का शासक उस वक्त कौन था, एंटियोकस था। ठीक है, तुर्मे, ठीक है, जिसको हम लोग टॉलेमी द्वितीय के नाम से जानते हैं, मिस्र का शासक था। ठीक है, ये यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे समकालीन शासकों के नाम लिखे गए हैं। तो सीरिया और मिस्र 2 ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग यहाँ पे क्लासेस को एक बार ब्रेक करते हैं। ठीक, कल हम लोग बचे अशोक और मौर्योत्तर काल खत्म करेंगे। मौर्योत्तर काल में कितना क्वेश्चन है, अराउंड 40 क्वेश्चन मौर्योत्तर काल में आपका है और 10 क्वेश्चन इधर बचा है, तो 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 1 घंटे में 50 के करीब में क्वेश्चन हो पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, 50 क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग पूरा। अब कल हम लोग ये खत्म करेंगे, उसके बाद से गुप्ता भी आ जाएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।